25 जनवरी 2022 शाम 4 बजे। 1 फरवरी को ज्वाइनिंग। उस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन थी जिसे मैंने जनवरी की ठंडी शाम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा था। इस महीने की शुरुआत में मुझे भारत पे से एब्सेंस वॉलंटरी लीव लेने के लिए मजबूर किया गया था। एक $3 बिलियन लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी जिसे मैंने पिछले 3.5 सालों में बहुत तेजी से बनाया था, उसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। पूरी जनवरी मेरे लिए धुंधली रही। मुझ पर एक के बाद एक कंट्रोवर्सी से हिट किया गया। रैंसम कॉल से जो शुरू हुआ था वो एक लीक्ड ऑडियो बन गया, और फिर लीक्ड लीगल नोटिस, और फिर कोटक बैंक द्वारा दिए गए मनमाने बयान। जब पूरा देश शार्क टैंक इंडिया को एंजॉय कर रहा था और एंटरप्रेन्योरशिप की नई लहर को सेलिब्रेट कर रहा था, जो इस देश में और लाखों टीवी स्क्रीन्स पर रोज रात को 9 से 10 बजे आती थी, मैं एक बोर्ड बैटल में लड़ाई कर रहा था जो मुझसे भारत पे का कंट्रोल छीनना चाहते थे। महीने के आखिरी हफ्ते में मैं अपने ही को फाउंडर, हायर मैनेजमेंट और भारत पे के इन्वेस्टर्स के धोखे और पॉलिटिक्स को संभालने में लगा हुआ था। एक बार जब मैं इस वॉलंटरी लीव पर गया तब मुझे पता चला कि भारत पे के मालवीय नगर वाले ऑफिस के लॉक बदल दिए गए थे, सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे, मेरे ऑफिस और डेस्कटॉप को तोड़ दिया गया था और वहां पर बाउंसर तैनात कर दिए गए थे। न केवल ये चीज़ें अजीब थीं बल्कि गलत भी थीं, और जब मैंने इस हरकत का एक्सप्लेनेशन मांगा तब बोर्ड ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ये साफ था कि मुझे बहुत सारी चीज़ों से डील करना था, लेकिन उस समय मुझे एक चीज़ की शांति ज़रूर मिली थी। कोटक बैंक वाला मुद्दा आगे नहीं बढ़ा और प्रेस का उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब मेरा फिर से ऑफिस जाने का और बिजनेस के अगले ग्रोथ फेज पर फोकस करने का समय आ गया था। इसीलिए मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन भेजी। 25 जनवरी 2022 शाम के 4:52। मैं घर पर अपनी डेस्क पर बैठा था और जनवरी के सूरज की किरणें मेरे कंधों पर पड़ रही थी। उस वक्त मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा था जिन्हें मुझे सॉल्व करना था। खास करके हमें नए बैंकिंग लाइसेंस को यूनिटी एसएफबी पर ऑपरेशनलाइज करना था। ये पहला लाइसेंस था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी इंडियन फिनटेक कंपनी को दिया था, और हमें परेशान पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी का टेकओवर भी कंप्लीट करना था। ये वीएसएस यानी सचिन बंसल नहीं था, बल्कि अशनीर ग्रोवर था, जिसने पहली बार किसी फिनटेक को मिलने वाला बैंक लाइसेंस जीता था। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था। मुझे यकीन था कि ये कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि हमें पहले 1 लाख डिपॉजिटर्स को उनके कैपिटल का एक्सेस देना था जो उनके पीएमसी बैंक अकाउंट में 2 साल से फंसा हुआ था। मेरा थॉट प्रोसेस मेरे इनबॉक्स में एक ईमेल आने के नोटिफिकेशन के साथ ही टूट गया। उनकी सब्जेक्ट लाइन थी 11th बोर्ड मीटिंग के लिए शॉर्ट नोटिस। सरप्राइज की बात यह है कि मैंने फिर से ऑफिस कंटिन्यू करने का प्लान किया। ये कंपनी को इन्फॉर्म करने के 1 घंटे के अंदर ही मुझे भारत पे के कंपनी सेक्रेटरी से मेल आया था, जिसमें मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि शॉर्ट नोटिस पर एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है जो अगले 3 घंटे में ही थी। हम रात की 8 बजे जूम पर मिलने वाले थे। मुझे एक बहुत बड़ा शौक लगा जब मैंने एजेंडा नाम की फाइल पर क्लिक किया। उसके आइटम नंबर 5 ने मुझे हैरान कर दिया। वो ये कह रहा था, रिव्यू कमेटी चाहती है कि वो इस बात को कंसिडर करे और एक्सेप्ट करे कि मिस्टर अशनीर ग्रोवर को मार्च 31, 2022 तक छुट्टी पर रखना चाहिए। 25 जनवरी 2022 रात 8 बजे। मेरा नाम अशनीर ग्रोवर है। मैं जूम पर न्यू दिल्ली से मीटिंग अटेंड कर रहा हूं और मेरे साथ इस रूम में कोई नहीं है। उस मीटिंग का जरूरी रूल कॉल ही एक ऐसा पार्ट था जिसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता था। चेयरमैन रजनीश कुमार ने 10 मिनट लेट ज्वाइन किया और उन्होंने सबसे पहले शार्दुल, अमरचंद, मंगलदास और अल्वारेज और मार्शल की टीम को वर्चुअल मीटिंग लीव करने के लिए कहा। उन्हें पहले इस बोर्ड मीटिंग में बुलाया ही क्यों गया? अगर उन्हें मीटिंग छोड़कर ही जानी थी तो क्या चेयरमैन को इस मीटिंग की इनवाइट लिस्ट पहले से नहीं पता थी? मीटिंग शुरू होते ही कहा गया कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए 2 मेंबर की कमेटी बनाने के रेजोल्यूशन को पास किया गया। इस 22 जनवरी 2022 को बनाई गई कमेटी ने शार्दुल, अमरचंद, मंगलदास एंड को लॉ फर्म की सर्विसेज 23 जनवरी को लिए, और उन्होंने अकाउंटिंग फर्म एल्वरेज एंड मार्शल की भी सर्विसेज ली हैं। और तो और
एल्वारेज एंड मार्शल की सर्विसेज को पहली बार 25 जनवरी को बोर्ड के सामने लाया जा रहा था। मुझे और सदमा देने के लिए बताया गया कि एल्वारेज एंड मार्शल ने मेरे खिलाफ कुछ ढूंढ लिया है। और तो और, उन चीज़ों के बेसिस पर जो मुझे भी नहीं पता थी, बोर्ड ने मुझे कंपलसरी एब्सेंस लीव दे दी और मुझसे एमडी की सारी पावर्स छीन ली। कुछ दिन बाद मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि एल्वारेज एंड मार्शल की टेम्पररी रिपोर्ट 24 जनवरी 2022 डेट की थी। इस केस में मुझे ये विश्वास करना था कि उन्होंने अपॉइंटमेंट के एक ही दिन में रिपोर्ट इशू कर दी, और वो भी बोर्ड से ऑफिशियली मिलने से पहले। मेरे पूरे करियर में मैंने कभी किसी लॉयर या अपॉइंटमेंट फर्म को एक दिन में अपॉइंट होते हुए नहीं देखा, और यहां तो उन्होंने एक ही दिन में काम खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी एक ही दिन में रिलीज कर दी। अचंभित हाल में मैं बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई थी। मैंने बोर्ड द्वारा आइटम नंबर 5 को लागू करके मुझे बाहर निकालने से पहले ही मेरे व्यूज की रखने की अपॉर्चुनिटी मांगी। मैंने रिव्यू कमेटी की ज़रूरत और उसके कॉम्पोजिशन को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि वो शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो नहीं करती। और मैंने ये भी पॉइंट किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिव्यू ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को कवर किया। तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से सब लोगों को छुट्टी पर होना चाहिए था। मुझे अकेला क्यों बाहर किया गया? क्या मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट थी? और किसके कहने पर लॉ फर्म को अपॉइंट किया गया? मेरे सवालों का दूसरी साइड से सन्नाटे के साथ जवाब मिला। फिर मैंने चेयरमैन रजनीश कुमार को कहते हुए सुना कि तुम अब कॉल कट कर सकते हो, क्योंकि हमें प्रपोजल के लिए वोटिंग करनी है। ये साफ था कि मुझे बाद में पता चलेगा कि प्रपोजल को सबने साथ मिलकर पास कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बोर्ड मुझे गलत करने के लिए एक्यूज कर रहा था, तब मेरा उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था, और रिव्यू असल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज, प्रैक्टिस और कंपनी कोड का होना चाहिए था। 26 जनवरी 2022, एक और ईमेल। 25 जनवरी की मीटिंग का आउटकम। इस बार मुझे 31 मार्च 2022 तक कंपलसरी लीव पर जाने के लिए कहा गया और ऑफिस न आने के लिए कहा गया। जब तक गवर्नेंस रिपोर्ट ना आ जाए, मुझे प्रेस, एम्प्लॉय, बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, वेंडर्स और किसी भी और कंपनी के एसोसिएटेड इंसान से बात करने के लिए मना किया गया, और यहां तक कि मुझे अपना लैपटॉप वापस देने के लिए भी कहा गया। और ऐसे ही एक सक्सेसफुल यूनिकॉर्न के न्यू एज फाउंडर, जिसे सेलिब्रेट किया जाता था, वो जो उनके मन की बात करने में विश्वास रखता था, वो जिसने स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को शार्क टैंक इंडिया के जरिए मेन स्ट्रीम मिलाया, वो जिसने अपने इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, और अब मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया गया जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मुझे उस कंपनी को बिल्ड करने में 42 मेहनत भरे महीने लगे, और उन्हें मुझे बाहर निकालने में सिर्फ कुछ घंटे लगे, और वो भी एक प्री प्लान्ड मूव के साथ। प्रेस, या यूं कहें कि इंडिया में चल रहे बिजनेस न्यूज आउटलेट्स के लिए एक और बार फील्ड डे हो रहा था, और वो रिवॉर्ड्स के लिए न्यूज पब्लिश कर रहे थे। भारत पे फ्रॉड के कंसर्न्स की वजह से फाउंडर अशनीर ग्रोवर को फायर कर सकती थी। ये 30 जनवरी को एक बड़े बिजनेस डेली ने कोट करते हुए अनडिस्क्लोज लोग डेवलपमेंट से फेमिलियर हैं, रिपोर्ट किया। अगर ये शार्क टैंक इंडिया का कोई एपिसोड होता तो मैं जरूर कहता, ये सब दोगलापन है। ये लाइन इंडिया के हर एक यंग और एम्पैथेटिक इंसान की इमेजिनेशन को कैप्चर कर चुकी थी। अब शायद मुझे कहना चाहिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लड़का तो रिफ्यूजी है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार मैं दिल्ली में जन्मे माता पिता का दिल्ली में जन्मा लड़का था। मेरे रियल लाइफ में पहली बार मुझे एक रिफ्यूजी के तौर पर रेफर किया जा रहा था, और वो भी मेरे होने वाले ससुराल वालों के द्वारा। ये 2003 की बात है। वो भी मेरे दादा दादी के पाकिस्तान के मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से पार्टीशन के बाद आने के पूरे 56 साल बाद। ये कोई अनुमान लगाने के लिए स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि एक पंजाबी सर्विस क्लास के लड़के को औकात याद दिलाने के लिए कही थी, जिसने एक बनिया फैमिली की बेटी का दिल जीत लिया था, जो बिजनेस परिवार से थी। ये अलग बात है कि मैं यही रिफ्यूजी सबसे प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गया और एक बहुत शानदार जॉब ली। फिर आखिर में उस बनिया परिवार के दिल को और उनकी बेटी के हाथ को जीत लिया।
असली रिफ्यूजी जिन पर यह सवाल था, मेरे दादा दादी को मालवीय नगर में एक रिफ्यूजी कॉलोनी में 200 गज का एक प्लॉट अलॉट किया गया था जब वो अपने भाई बहनों और बच्चों के साथ दिल्ली में आए थे। वो यही प्लॉट था जिस पर 100 गज के 6 फ्लोर बनाए गए। उनमें से हाउस नंबर 90/20, जिसे 90-20 के नाम से जाना जाता था, वो लंबे समय तक मेरा घर का एड्रेस बना रहा। एक बच्चे के रूप में मुझे अपनी दादी को मुल्तान में उनकी जिंदगी के बारे में कहानियां सुनाने के लिए परेशान करना याद है। मुझे उनकी आंखों में चमक देखना अच्छा लगता था। वो जब अपने पास्ट के बारे में, उनके खेतों के बारे में बहुत अच्छे से बताती थी। एक कहानी जो मुझे हमेशा सुनाती थी वो, कि अगर खेतों को पैरों से चल के पूरा कवर करना हो तो सुबह सुबह जल्दी निकलना होगा और उसके बाद भी वो अगले दिन ही वापस आ पाएगा। और उस वक्त मैं उन्हें छेड़ता था कि हाँ हाँ, आप तो फसल बोते हुए जाते थे और काटते हुए आते थे। बड़े होते हुए वो कहानी हमेशा मेरे साथ एक रिमाइंडर की तरह बनी रही कि 200 गज के घर ने उनके खेतों को रिप्लेस कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और तो और उन्होंने कभी भी पार्टीशन के टाइम की बुरी यादों के बारे में कुछ नहीं कहा। बस वो अपने पास्ट को एक अच्छी मेमोरीज की तरह याद रखते थे। पांडवों की कहानी, मेरे दादा दादी की जिंदगी का कोई भी हिस्सा इस इंटरेस्टिंग कहानी के बिना पूरा नहीं होता। पीर बाबा ने मेरी दादी का चेहरा पढ़ा था और एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, तुम्हारे यहाँ 5 पांडव पैदा होंगे। पहले बेटे के जन्म के साथ ही भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही थी। इसीलिए मेरे अंकल का नाम युधिष्ठिर रखा गया। और फिर जैसे ही अगला बच्चा एक लड़की पैदा हुई तो सबका पीर बाबा की भविष्यवाणी से विश्वास उठ गया। लेकिन उन सबको फिर से गलत प्रूव कर दिया गया जब मेरे दादा दादी के 5 बेटे हुए और 2 बेटियां। लेकिन किसी और बेटे का नाम पांडवों के नाम पर नहीं रखा गया। इसलिए हमारे घर में कोई महाभारत का स्टार कास्ट नहीं है। इन 5 बेटों में मेरे पिता चौथे नंबर पर थे और मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते थे। पिताजी के बाकी 4 भाई और उनकी फैमिली अलग अलग फ्लोर पर रहती थी। उस समय मैं भी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मेरे कजन्स तो मजे में हैं। आखिरकार उन्हें हर फैमिली फंक्शन उनके घर पर नहीं रखना पड़ता, क्योंकि परिवार के सबसे बड़े मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते थे। जहां हमारा घर एक मेले की तरह था, यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार आते रहते थे, वहीं पर उनके घरों में थोड़ी प्राइवेसी थी। पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये अच्छी सोच नहीं थी, क्योंकि मुझे अब एहसास होता है कि मुझे किस तरीके से उनका आशीर्वाद मिला। और तो और हमारे परिवार में मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की और फिर अपने करियर में भी सबसे ज्यादा अचीव किया। सिर्फ एक बार मेरे दादा दादी हमसे दूर दूसरे 200 गज के प्लॉट के यूनिट में गए थे। तब मैं हाई स्कूल में था और उन्हें लगता था कि मुझे और जगह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनके जाने की वजह से एक परिवार होने के नाते हमें बहुत दुख हुआ और इसीलिए मेरे पिता ने एक 200 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर फ्लोर हमारे ठीक ऑपोजिट ही खरीदने का डिसाइड किया। जबकि 2002 में उस घर की कीमत 32 लाख थी। उस समय के लिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन अपने दादा दादी के साथ एक ही घर में रहने का सुकून प्राइसलेस था। मेरे दादाजी श्री नंदलाल ग्रोवर कम्युनिटी में एक बहुत इज्जतदार इंसान थे, खास करके जब उन्होंने मालवीय नगर के आर्य समाज के साथ साथ में एक प्राइमरी स्कूल भी बनाई थी। हमारा एक लिबरल परिवार था, तो बड़े होते हुए मैंने दादा दादी या माता पिता को कोई रिलीजियस रिचुअल या आइडियल को वर्शिप करते हुए नहीं देखा। हम जन्माष्टमी की झांकी देखने के अलावा कभी मंदिर नहीं गए। इसके बजाय हमारे पास जो कुछ था, और ये शुरुआत के सालों की बात है, हमारे समाज की परंपरा के हिसाब से हवन कराते थे, जो नेचर के प्यूरिफिकेशन और नेचर को ही एक असली भगवान मानने का प्रतीक था। मैं ज्यादातर नास्तिक ही बड़ा हुआ हूँ। मजे की बात यह है कि जब मैंने भारत पे को शुरू किया तब उसके लीज पर लिए गए ऑफिस की बाउंड्री उसी सेम आर्य समाज से टच करती थी, जिसे मैंने एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह समझा। मैंने ये श्योर किया कि उस ऑफिस की और भारत पे के दूसरे सारे ऑफिस के इनॉग्रेशन के समय हवन कराया जाएगा। जब भारत पे एक यूनिकॉर्न बन गया और काफी लंबे समय तक दिल्ली पिन कोड का वो इकलौता यूनिकॉर्न था, तब मुझे विश्वास था कि ये मेरे दादा दादी के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के आगे लगे बोर्ड पर ग्रोवर, लल्ला और मेहता लिखा हुआ था, जिसे मेरे पिता चलाते थे। वो भी मेरे लिए बड़े होते वक्त एक काफी फेमिलियर साइन था। काफी सालों बाद जब मेरे पिताजी ने वो फर्म खरीद ली
तब भी वो उसके ओरिजिनल पार्टनर्स के नाम से ही चला रहे थे। मेरा भी मेरे पिता के फर्म से कनेक्शन था। मैं वहाँ पर कोई बुककीपर नहीं था, बल्कि वहाँ का एक वाटर सोकर था। मानसून के सीजन में मालवीय नगर वाला बेसमेंट ऑफिस पूरा पानी से भर जाता था, और फिर हम कुछ बच्चों को वहाँ पर वाटर पंप से पानी बाहर निकालने के लिए बुलाया जाता था। ऐसे इम्पोर्टेंट काम को हमें सौंपे जाने पर हमें इतना अच्छा महसूस होता था, और उस काम को करने के प्रोसेस में इतना मज़ा आता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं 5th ग्रेड में था, तब मेरी माँ एक टीचर के रूप में स्कूल ज्वाइन कर चुकी थी। एक चीज़ जो वो अपने बच्चों को देना चाहती थी, वो थी अच्छी पढ़ाई और बहुत सारा एक्सपोजर। उनके पिता, मेरे नाना जी, एक बैंकर थे और अर्स्टवाइल इंपीरियल बैंक में काम करते थे, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1955 में जॉइंट ओनरशिप एक्सेप्ट करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया। उन्हें पूरे देश में काफ़ी जगह पोस्ट किया गया था, लेकिन वो एसबीआई में मुंबई ऑफिस के जीएम लोन डिसबर्सल्स के रूप में रिटायर हुए, और उस ऑफिस में मैं हमेशा से जाना चाहता था। उनके नरीमन पॉइंट पर उस ऑफिस को देखना बहुत अच्छा लगता था। एसबीआई की लंबी बिल्डिंग, वहां से समंदर का शानदार नज़ारा, और मुंबई स्काईलाइन को देखकर तो मैं हैरान ही हो जाता था। यही वजह थी जिसने मुझे एक बैंकर की लाइफ की तरफ अट्रैक्ट किया था। अमीन चंद प्यारे लाल जलंधर वाले, ये मेरे स्कूल का ओरिजिनल नेम था। हालांकि बाद में अच्छा साउंड करने के लिए उसके नाम को छोटा करके एपीजे कर दिया गया था। हालांकि अब कई इंटरनेशनल स्कूल आने की वजह से उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई, लेकिन उस समय वो एक बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था, और मेरे पास उस समय की कई सारी मेमोरीज हैं। वो स्कूल दिल्ली के शेख सराय इलाके में था। एक दिन मेरे दादाजी ने स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर चौधरी से जाकर बात की और मेरा स्कूल में एडमिशन कराया। रोज एक रिचुअल बन गया था कि दादाजी मुझे पास के खिड़की गांव से होते हुए स्कूल छोड़ने जाते थे, और रास्ते में आते वक्त हम खेतों से मूली लेते और स्कूल जाते वक्त उसे खाते। इंटरेस्टिंग ये है कि मेरे स्कूल में बच्चों ने अपने लेवल के हिसाब से 4 ग्रुप बना लिए थे। एक बोंग ग्रुप था, जिसमें ज़्यादातर सीआर पार्क में रहने वाले बंगाली लोग थे। फिर एक अमीर बच्चों का ग्रुप था, जो टोनी ग्रेटर कैलाश, या जिसे जीके कहा जाता है, वहाँ के रहने वाले थे। फिर शेख सराय सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम फ्लैट्स के कूल बच्चे, और फिर थोड़े बहुत मालवीय नगर के बच्चे, जैसे कि मैं। अगर कोई इंसान था जो इन सब ग्रुप को साथ ला रहा था, तो वह एक सरप्राइजिंगली बॉलीवुड एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा थी। टिस्का चोपड़ा हमारे उस समय के प्रिंसिपल मिस्टर अरोड़ा की बेटी थी, और उसकी अजय देवगन के साथ प्लेटफॉर्म मूवी हम जब स्कूल में थे तब रिलीज हो चुकी थी। कैंटीन में बैठकर सब उसी की बातें करते थे कि वो कितनी सुंदर है। स्कूल का हर लड़का चोरी छुपे यही इमेजिन करता था कि वो अजय देवगन की जगह और फिर मिस चोपड़ा के साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करे। उसके साथ हमारा कनेक्शन चाहे कितना दूर का हो, लेकिन फिर भी हमारे सिंपल जिंदगी में ग्लैमर डाल देता था। हमारे स्कूल से काफ़ी सारे टीवी पर्सनालिटीज ग्रेजुएट हुए। उनमें से कुछ के नाम हैं मनीष पॉल, रिद्धि डोगरा और निधि राजदान। काफ़ी लंबे समय बाद अनएक्सपेक्टेडली मैं भी टीवी पर आई गया। मेरी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तब था जब मैं स्कूल के दिनों में अपनी माँ, बहन और नानी जी के साथ मेरे मामा से मिलने के लिए कनाडा गया। ये उस समय से काफ़ी पहले है, जब बाहर घूमने जाना फैशनेबल बन चुका था, और सब बाहर घूमकर सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे थे। ना केवल मैंने कनाडा में वक्त बिताया, बल्कि हमने घर वापस आने से पहले यूएसए और यूके में भी ट्रैवल किया। उस एक ट्रिप ने मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ की एक नई दुनिया खोल दी। मुझे समझ आ गया कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं और जो ज़िंदगी हम जी सकते हैं, वो दोनों बहुत अलग हैं। मैं 5th ग्रेड तक एक एवरेज बच्चा था, लेकिन 6th ग्रेड से मैंने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू किया। न केवल मैं समय पर अपना काम कर रहा था, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव बन गया, और मुझे मार्क्स कटने से नफरत होने लगी। अगर कोई था जिसे इस वजह से नुकसान हो रहा था, तो वो थी मेरी बहन, मुझसे 4 साल जूनियर। आशिमा भी अपनी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन मैंने उसके लिए पढ़ाई का बार काफ़ी ऊंचा सेट कर दिया था। ओह, ये अशनीर की बहन है। जब भी मेरी माँ पीटीएम में मेरे टीचर से बहुत तारीफ सुनने के बाद मेरी बहन की क्लास में जाती, तब उन्हें यही रिस्पॉन्स मिलता था। इसीलिए मेरे ग्रेजुएट होने के 4 साल जो मेरी बहन ने स्कूल में बिताए, वो उसके लिए सबसे अच्छे थे। मेरे स्कूल के आखिरी 2 सालों में मैंने पहली बार गर्लफ्रेंड बनाई। भाई अब कूल डूड बन गया। ये रिएक्शन मुझे अपनी फ्रेंड्स की गैंग से मिलता था,
जब मैंने भी कपल्स क्लब में एंट्री कर ली। लेकिन ये सब जल्दी खत्म हो गया जब एक दिन उस लड़की ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहा हूँ, और फिर वो चली गई। सिंगलडम में वापस एंट्री करने के बाद बहुत अच्छा हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि अब अपने करियर को बिल्ड करने पर फोकस करने का टाइम आ गया है। जब मेरे पिताजी अपनी सीए की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब मुझे ये क्लियर था कि मुझे वो करियर परस्यू नहीं करना है। मुझे जल्दी समझ आ गया था कि सीए या डॉक्टर या लॉयर, इन सब चीज़ों में ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं है, और वहाँ पर सक्सेस आप कितने घंटे काम में देते हैं उस पर बेस्ड है। और मैंने अपने पिता के साथ ट्रैवल किया था जब वो ओडिशा के एक एनटीपीसी प्लांट के ऑडिट्स करने के लिए गए थे, और तब मैंने डिस्कवर किया था कि असली मज़ा तो इंजीनियरिंग में, बुककीपिंग में नहीं। ये चीज़ मेरे पिता ने मेरे साथ शेयर की थी, क्योंकि वो मुझे कुछ अच्छा करते हुए देख रहे थे, ना कि किसी और की बुक्स को मैनेज करते हुए। मैं कोई भी करियर चूज करूं, एक चीज़ मेरे फैमिली बैकग्राउंड से क्लियर थी कि मुझे मेरे बलबूते पर लाइफ में बहुत ऊपर जाना है। और हमारी रिफ्यूजी कॉलोनी की एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो एक अच्छी लेवलर थी। हम सब ने जीरो से शुरू किया था, और शायद यूं कहूं कि 200 गज के प्लॉट में से वहां से हमने क्या हासिल किया वो हमारे ऊपर था। मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस पार्ट में कुछ अच्छा सा करना है, बस यही था। और वो भी उस चीज को भूलकर कि मेरे परिवार ने पार्टीशन के दौरान कितनी परेशानियां सही। आईआईटी दिल्ली में कदम रखते ही सबसे पहला सवाल मुझसे ये किया गया। मैं इंजीनियरिंग करने का मन बना चुका था, और अब फाइनली मैं एक एस्पायरिंग इंजीनियर के मैका में खड़ा था। पढ़ाई में बहुत मेहनत और जेईई में एक अच्छी रैंक के बाद मैं यहाँ इस सवाल के पूछे जाने के बाद बिल्कुल ब्लैंक खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे पता होगा कि कितनी हवा है मेरी। और इस मैटर को और ख़राब करने के लिए मैं उन डरावने चेहरों को घूर रहा था। बड़ी दाढ़ी वाले उन सीनियर्स की आंखें मुझे देख रही थी, और उन्हें देखने के बाद तो आईआईटी ड्रीम के बारे में हर किसी को फिर से सोचना पड़ जाता। सीनियर्स का एक ही एजेंडा होता था, जो उनके साथ हुआ था वही फिर दूसरों के साथ करना, मतलब जूनियर्स की रैगिंग। लेकिन फिर उन्हें मुझ पर दया आ गई, और उन्होंने वापस से सवाल किया, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक क्या थी? एआईआर और हवा। फिर मुझे समझ आया। मुझे हमेशा से यही कहा गया कि एक बार जेईई क्लियर कर लो तो लाइफ सेट है। लेकिन यहाँ तो पहले ही दिन लोग मेरे आईआईटी के सपने को एक बुरा सपना बनाने में लगे हुए थे। इस ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत सैक्रिफाइस किए। मैंने फिजी क्लासेस ज्वाइन की थी, जहां से बहुत सारे आईआईटीएंस निकलते थे, और वहां पर मैंने पूरे 2 साल की मेहनत की। हर रोज स्कूल के बाद मैं अपना लंच खत्म करता, उससे पहले ही मुझे मेरी माँ कोचिंग जाने के लिए बुला देती, और वो ही मुझे रोज कोचिंग सेंटर छोड़ती थी। आते वक्त मैं रूट नंबर 503 की डीटीसी बस से मेरे घर मालवीय नगर में आता था। फिजी में मैंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए कई हैक सीखे, और उनमें से ही एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले देखी थी वो थी अमरूद के पेड़ की टहनी। वो हमारे मैथ टीचर का फेवरेट टूल था, जिसे वो हमें वो इम्पोर्टेंट लेसन सिखाने के लिए यूज़ करते थे। वो हमें भुट्टे के खेत वाले बंदर बुलाते थे। पहले के लोग कहते थे कि बंदर गांव में भुट्टे के पेड़ पर हमला कर देते थे। पहली बार जब बंदर एक मक्की का दाना निकालता तो वो अपने आर्मपिट्स के अंदर रखता, और फिर वो दूसरा दाना निकालकर वापस वही करता, और उस प्रोसेस में पहले वाला नीचे गिर जाता। पूरे खेत पर अटैक करने के बाद भुट्टो का खेत तो पूरा खराब हो जाता, लेकिन बंदर फिर भी एक दाने के साथ ही जाता। और यही चीज़ हमारे मैथ टीचर को लगती थी कि हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। नई चीज़ों को याद करते वक्त पुराने पढ़े हुए लेसन्स को हर बार भूल जाते हैं, और इसीलिए हम भुट्टे के खेतों वाले बंदर बन गए। ये कोई मंकी बिजनेस नहीं था, लेकिन मैंने फिजी के सेकंड बैच में जाना मैनेज कर लिया। हर जंप आपको ये बताती है कि आपकी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। और फिर असली एंट्रेंस एग्जाम आ गया, और ये एक अलग ही कहानी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने मेरे पहले पेपर का चांस गवा दिया, और वो पेपर मैथमेटिक्स का पेपर था। मुझे याद है कि मैं एग्जाम के बाद कार में बैठकर अपने आंसू पोंछते हुए अपने माता पिता को कह रहा था कि अब क्लियर करने का कोई चांस नहीं है, और अब दूसरे एग्जाम देने का भी कोई मतलब नहीं है। उस वक्त पार्किंग एरिया में एक दूसरी कार खड़ी थी, उसके अंदर भी बैठकर कोई रो रहा था। दोनों के माता पिता ने अपने बच्चों को समझाया कि मैथ के पेपर में ऐसा सबके साथ हुआ है। वो कहते हैं ना कि दुख आता है तो सब एक साथ आता है।
तो बस इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि अब दूसरे पेपर भी दे ही देता हूँ। शुक्र है कि मेरा रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक 1823 आया। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब घर पर माहौल कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। उस साल मेरे स्कूल में सिर्फ मैं इकलौता बच्चा था जिसने आईआईटी क्लियर किया था, और उस शाम की हमारी रिफ्यूजी कॉलोनी के सारे लोग हमारे घर पर इकट्ठा हुए। सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि उनमें से ही अब कोई इस नई दुनिया को संभालने के लिए तैयार है। लेकिन वो खुशी का बबल जल्दी ही फूट गया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी आईआईटी की 1823 रैंक से कंप्यूटर साइंस कोर्स मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हमारा मिलेनियम बैच था जिसके बड़े सपने थे कि वो कंप्यूटर साइंस पढ़े और फिर यूएस से जाए। लेकिन मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। मैं आईआईटी दिल्ली में जाना चाहता था, लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे सिविल या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में से एक चुनना पड़ता। मेरे पिताजी ने आईआईटी दिल्ली के साथ कई सारे ऑडिट का काम किया था और इसीलिए वो कुछ प्रोफेसर्स को भी जानते थे। फिर मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि आईआईटी दिल्ली जाने से मेरे फ्यूचर के लिए कई सारे रास्ते खुल जाएंगे और मुझे इस वक्त कोर्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये वही एडवाइस थी जिसके बाद मैंने अपना आधा भरा हुआ फॉर्म फाड़ दिया और फिर आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग करने की फर्स्ट चॉइस भर दी और बाद में वही कोर्स परस्यू किया। बस रूट्स और ट्रैफिक लाइट्स। सच कहूँ, प्रोफेसर्स के एडवाइस के अलावा जो चीज़ मुझे आईआईटी दिल्ली लेकर गई, आप विश्वास करो या ना करो, वो थी मेरे घर मालवीय नगर से आईआईटी दिल्ली कैंपस के बीच में ट्रैफिक लाइट का ना होना। मैं आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए अपनी चॉइस भर चुका था और उसके साथ में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कोर्स के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसीई के ओरिएंटेशन में जाने को डिसाइड किया। वो भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था जहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरे दोस्त शुभांग शंकर की नज़रें भी आईआईटी पर टिकी हुई थी, लेकिन डीसीई के कोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए वो मेरे साथ चला। ये सच है कि एक बार जब आप आईआईटी कैंपस देख लें तो आपको कोई और कैंपस पसंद नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम डीसीई ओरिएंटेशन में पहुंच गए। वहां पर हमें अलग अलग कोर्सेज के फायदे बताए जा रहे थे और तभी शंकर ने डीसीई के पैनल से एक अर्जेंट सवाल किया। जब सबकी सीरियस नज़रें उसकी ओर टिकी हुई थी, सब एक अच्छे सवाल के इंतजार में थे, तब सुभांग ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां पर सबको हैरान कर दिया और लोग हंसने लगे। "हाँ, सर, डीसी आने के लिए मुझे कौन सा बस रूट लेना पड़ेगा?" उसने ये सवाल वहां पर रखा। तब लोगों को ये लगा कि ये एक फालतू सवाल था और ये पूछना वहां पर सही नहीं था। लेकिन तब मुझे ये सवाल से एक चीज समझ में आई और मुझे रियलाइज हुआ कि आईआईटी दिल्ली मेरे घर के पास ही है और मेरे घर मालवीय नगर से इंस्टीट्यूट के रास्ते में बीच में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं थी। और इस चीज ने मुझे मेरा डिसीजन लेने में मदद की और उस डिसीजन को मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया। और इस वजह से मैं मेरी आईआईटी जर्नी में डे स्कॉलर की तरह रहा और हॉस्टल में नहीं गया, जिससे मैं कई सारी रैगिंग की चीज़ों से बच पाया जिसमें मेरे बैचमेट्स फंस चुके थे। मेरा एक फिटजी का बहुत अच्छा दोस्त आशुतोष माथुर ने केमिकल इंजीनियरिंग ली थी और वो हॉस्टलर था। एक बार रैगिंग से परेशान होकर वो घर जाने के लिए तैयार था। आज भी एलुमनी मीट में हॉस्टलर्स रैगिंग के लिए यही कहते हैं कि बहुत फटती थी। 2 घंटे का रैंक होल्डर। जब आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए कहा जाता है तब सबका यही कहना होता है कि एक बार जेईई क्लियर कर लिया तो उसके बाद तुम्हें फ्यूचर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने इस एडवाइस को मान लिया और लाइफ को आराम से लेने लगा। और फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे एसजीपीए सिर्फ 7.3 बने। शंकर, जिसे डीसीई ओरिएंटेशन में उसके बस रूट समझने थे, उसे शायद ज़्यादा पता था और उसने 9 से ऊपर एसजीपीए बना ली। और जब उसकी स्ट्रीम सिविल से मैकेनिकल में चेंज कर दी गई तब मुझे बड़ा सदमा लगा। मुझे उस चीज़ से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा था कि उसी ने मेरे आईआईटी के आगे के फ्यूचर को बना डाला। उस दिन मैंने एक दूसरे डे स्कॉलर और मेरे दोस्त पराक्रम खंडपुर से बात की, जिसके पास कंप्यूटर साइंस थी। उसकी AIR 33 थी। उसने मुझसे कहा कि बिना मेहनत के आईआईटी का सपना एक खाली सपना बनकर रह जाएगा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। पहले सेमेस्टर में 7.3 एसजीपीए से मैंने सेकंड सेमेस्टर में सीधा 9 एसजीपीए बना ली और फिर मैं नहीं रुका और हर सेमेस्टर में मैं 9.5 एसजीपीए से ऊपर रहा और यहां तक कि मैंने लास्ट सेमेस्टर में 10 एसजीपीए बना ली।
जिसे दस्सी कहा जाता था। लास्ट सेमेस्टर में दस्सी करना कोई आम बात नहीं थी, और तब तक लोग कैंपस प्लेसमेंट्स में चले गए थे और फिर आगे मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करने का प्लान कर रहे थे। और वहीं पर इतने हाई ग्रेड लाने का मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। मुझे सिर्फ खुद को प्रूव करना था कि मैं कर सकता हूँ। मैं सेकंड सेमेस्टर से रैंक सेकंड पर था, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब अपनी किस्मत बदलनी पड़ेगी, और लास्ट सेमेस्टर में इतना परफेक्ट स्कोर करके मैं डिपार्टमेंट का रैंक 1 बन गया, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। ये सिर्फ तब तक था जब तक फाइनल ग्रेड को पब्लिश करके नोटिस बोर्ड पे लगाया नहीं गया था। पहले वाला डिपार्टमेंट रैंक 1 रोता हुआ प्रोफेसर के पास गया और कहने लगा, मेरी जिंदगी खराब हो गई। उसने कंसिस्टेंटली हर सेमेस्टर में मेहनत की, लेकिन फाइनल सेमेस्टर में हार गया। प्रोफेसर ने उसकी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करने के लिए उसे एक एडिशनल ग्रेड दिया, और फिर वो डिपार्टमेंट रैंक 1 बन गया। ये मेरे लिए बहुत चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि मैं फर्स्ट आने के बाद भी हार गया, और अब मुझे फर्स्ट रैंक होल्डर का मेडल नहीं मिलने वाला था। यह हादसा मेरे दिमाग में काफी समय तक रहा, और यही चीज आगे भी मेरी जिंदगी के कई हिस्सों में होती रही। शायद मैं एक लेट ब्लूमर था। खैर, अच्छी चीजें उन्हें मिलती हैं जो इंतजार करते हैं। रिजेक्ट हुआ वीजा। आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। इस सेंटेंस ने एक बार मुझे इतना दुखी किया था कि मैं भूल नहीं सकता। उस समय 10th ग्रेड में था, और मैंने कैनेडियन वीजा के लिए अप्लाई किया था, ताकि मैं गर्मियों में अपने मामा के पास छुट्टियों में जा सकूं। हालांकि वो टेक्निकल गलती की वजह से रिजेक्ट हुआ था, जिसमें मैंने मेरे स्कूल से एनओसी अटैच नहीं की थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद मैंने आज तक 50 कंट्रीज ट्रैवल कर लिए, लेकिन वो रिजेक्टेड वीज़ा की एप्लीकेशन मुझे आज भी हर्ट करती है। फिर आईआईटी से मुझे वो वीज़ा रिजेक्शन का रिडीम करने का एक्सचेंज प्रोग्राम के द्वारा चांस मिला, और मैंने बस वो ऑफ़र ले लिया। फिर मैंने वो इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और फ्रांस के प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेरे साथ मेरे दूसरे बैचमेट्स भी थे। बस फिर इंस्टा लियोन इंस्टीट्यूट अगले साल के लिए मेरा घर होने वाला था। दोनों इंस्टीट्यूट एक्सचेंज प्रोग्राम करवाते थे, और इसमें खास बात यह थी कि आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपनी आईआईटी में रेगुलर फीस दे रहे हैं, और फ्रेंच स्टूडेंट उसके फ्रांस में फीस भरेगा, और वो भी बिना किसी एक्सचेंज रेट के। मेरी एक और वजह से किस्मत अच्छी थी। मुझे पता चला कि 1 महीने की 600 यूरोस की स्कॉलरशिप फ्रांस में मास्टर्स कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल थी, और उस साल वो बैचलर्स कोर्स के लिए भी अवेलेबल कर दी गई। अब दिक्कत की बात यह थी कि सिर्फ 2 स्कॉलरशिप ही दी जाती थी, और अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन मेरे बैचमेट के साथ शेयर करता तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते, क्योंकि हम सब 6 जने थे। स्टूडेंट होल्डिंग डिपार्टमेंट रैंक 1 को इस चेंज के बारे में पता चला, और फिर हम दोनों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, और हमें वो स्कॉलरशिप मिल गई। ये अलग बात है कि जब हम फ्रांस पहुंचे और हम हमारी स्कॉलरशिप को प्रोसेस करने के लिए रिपोर्ट करने गए, तब सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई। बचे हुए चारों बैचमेट्स के चेहरे हम देख रहे थे, क्योंकि हमने उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया। रेनो और सेनो रिवर्स के जंक्शन पर स्थित लियोन, पेरिस और मार्से के बाद फ्रांस की तीसरी बड़ी सिटी है, और रहने वालों के लिए वो काफ़ी अच्छी जगह है। वो साल जो मैंने फ्रांस में बिताया था, वो जिंदगी के सबसे अच्छे सालों में से था। हमारी क्लासेस शुरू होने के 1.5 महीने पहले ही हम लियोन पहुंच गए। फिर हमने वो समय फ्रेंच सीखने और यूरोप एक्सप्लोर करने में लगाया। फ्रांस में उस साल मुझे शानदार एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता चला। शुरुआती दिनों में मैं जब फ्रेंच स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करते वक्त अलग अलग कलर्स के पेन्स के साथ देखता, तो मैं उन्हें देखता रह जाता। प्रोफेसर जो बोलता वो एक कलर से लिखते, फिर जो बोर्ड पर लिखा होता वो उसे दूसरे कलर से लिखते, और फिर उस टॉपिक के बारे में अपने विचारों को फिर दूसरे कलर में लिखते। जब मैं वापस इंडिया लौटा, तब ये स्टाइल मेरे साथ बनी रही, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये समझ आया कि जहां पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शान उनके क्लास के टॉपर्स में है, वहीं पर फ्रांस सिस्टम की शान उनके क्लास के बॉटम्स वाले बच्चों पर है। वो सेलिब्रेट करते थे कि सबसे कम मार्क्स लाने वाले बच्चों को भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाए। वहां पर 1 साल पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने पूरा यूरोप ट्रैवल किया, और यहाँ तक कि यूके की एक सोलो ट्रिप भी की। और सभी स्मार्ट आईआईटीएंस और अच्छे एसजीपीए वाले हम बच्चों ने भी कुछ स्टूपिड चीज़ें की। इटली में मेरे एक बैचमेट के साथ मैं वेस्पा चला रहा था, और मुझे ये लगा कि वहाँ पर कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम कम से कम 20 रेड लाइट्स क्रॉस कर चुके हैं, जो केबल से लटकी हुई थी, और हम पोल्स ढूंढ रहे थे।
स्विट्जरलैंड में हम ऐसे ही किसी रेलवे टनल के अंदर पहुंच गए और फिर तेज आवाज आने के बाद हम अचानक से साइड में कूदे और उसी वक्त वहां से बहुत तेजी से ट्रेन निकली। लियोन इंटरनेशनल प्रोग्राम के चलते हुए मैंने वहां पर काफ़ी अच्छे दोस्त भी बनाए। वहां पर आपको एक लोकल फैमिली के साथ रखा जाता है। मैं हर हफ्ते उनसे मिलने जाता था और हमारा कनेक्शन इतना अच्छा बन गया था कि जब मैं वापस इंडिया आ रहा था तब वो जेंटलमैन मुझे लियोन से जिनीवा एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए, जो लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था। आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि मैंने जेनेवा से अपना बोर्डिंग स्टेशन क्यों रखा, क्योंकि वहां से फ़्लाइट सस्ती थी और मैंने अपनी स्कॉलरशिप से इतना पैसा बचा लिया था कि इंडिया आने के बाद मुझे वापस अपनी पढ़ाई के लिए घर वालों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से 2002 से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया था। फ्रांस में 1 साल बीतने से एक चीज़ ज़रूर हुई, मेरा फ़ॉरेन को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया। मैंने वहाँ पर बहुत मज़े किए, लेकिन मैंने फ़ॉरेन में रहने का अकेलापन भी महसूस किया, खास करके आखिरी 2 महीनों में, जब मैं लियोन में इंटर्नशिप कर रहा था और मेरे बैचमेट्स दूसरी सिटीज़ में चले गए थे। मुझे उस वक्त काफ़ी अकेला फील हुआ। वापस इंडिया आकर मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे स्टैनफोर्ड या एमआईटी में अपने मास्टर्स करने के लिए नहीं जाना है। अगर मैं वहाँ गया तो मतलब ये है कि मुझे बाहर ही करियर बिल्ड करना पड़ेगा। और मैं श्योर हो चुका था कि जो डिसिप्लिन और हौसला मैंने बनाया है, उससे मुझे अब कैट एग्ज़ाम को क्रैक करना है। कैट क्रैक करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट करियर लॉन्चर ज्वाइन करना एक स्ट्रैटेजी थी, तो उसका सेंटर चूज़ करना मेरे लिए उससे भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक था। दिल्ली के एसडीए मार्केट में आईआईटी के ऑपोजिट एक सेंटर था। मैंने उसे ना चुनकर थोड़ा दूर कैलाश कॉलोनी वाले सेंटर को चुना और ये करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न था। रीज़न ये था कि वहाँ की लड़कियाँ अच्छी थीं और अब मुझे पता था कि एमबीए के कोर्स में घुसकर जॉब लेने से पहले लड़की ढूंढने का ये मेरे पास आखिरी मौका था। मुझे कहना पड़ेगा कि वो जगह तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वहीं पर मुझे मेरी ज़िंदगी का प्यार, मेरी वाइफ माधुरी मिली। हम दोनों को मिलाने में किस्मत का बहुत बड़ा रोल था। वैसे तो मैं उस बैच में होना चाहिए था, जिस बैच में मैं गलती से चला गया था। उससे 15 मिनट पहले शुरू होता था और फिर वहीं पर मुझे सबसे ज़्यादा फैशनेबल लड़की मिली। करियर लॉन्च में जहाँ पर हम मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, वहाँ की सबसे पहली मेरी मेमोरी ये है कि मैंने वहाँ पर एक फैशनेबल लड़की को देखा, जो मल्टी कलर स्ट्राइप्स वाला टॉप पहन कर आई थी और उसी तरीके का हेयर बैंड और सॉक्स पहने हुए थी। उसके पास एक डायरी भी थी और आप सही गैस कर रहे हैं, उस डायरी पर भी मल्टी कलर स्ट्राइप्स थी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसे देखकर हैरान हो गया तो वो एक अंडरस्टेटमेंट होगी। मैं कैट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो सुपर कॉन्फिडेंट था, लेकिन मुझे पता था उसका दिल जीतने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस समय मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना पता था कि उसका नाम माधुरी जैन है और वो एक निफ्ट ग्रेजुएट है। सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने बॉलीवुड स्टाइल में अपने दोस्त आशुतोष माथुर से कहा, देखना, एक दिन मैं इस लड़की से शादी करूंगा। एक अनफ्लैटरिंग फीडबैक। माधुरी काफ़ी शाय लड़की थी, लेकिन मैं उससे बात करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाना नहीं देता और मैंने उसे उस समय की सबसे कूल हैंगआउट प्लेस ईस्ट ऑफ कैलाश के बिग चिल कैफ़े में लंच डेट के लिए मना लिया। मेरी परसिवरेंस को देखकर माधुरी ने डिसाइड किया कि वो पहले अपनी निफ्ट कॉलीग अंकिता से मेरे बारे में फीडबैक लेगी, जो मेरे साथ एपीजे स्कूल में पढ़ती थी। उसने अंकिता से पूछा कि क्या वो अशनूर नाम के किसी इंसान को जानती है। खैर, उसका फीडबैक मेरे लिए हिस्ट्री का सबसे अनफ्लैटरिंग फीडबैक था। अशनूर नहीं, अशनीर, वो ना एमी है, उससे दूर ही रहियो। एग्जैक्ट यही शब्द थे उसके। लेकिन मैंने मेहनत करके माधुरी को मेरे साथ लंच पर चलने के लिए मना लिया और फिर हमारी डेट्स का सिलसिला शुरू हो गया। फैमिली पर्सपेक्टिव से तो हम दोनों एक चौक और चीज़ की तरह बिल्कुल अलग थे। मैं एक नॉनवेज खाने वाली पंजाबी फैमिली से था और वो प्योर वेजिटेरियन बनिया जैन फैमिली से थी। मैं सर्विस क्लास बैकग्राउंड से था और वो एक बिजनेस फैमिली से थी। मैं 200 गज के फ्लैट में रहता था और उसकी फैमिली का एक बहुत बड़ा बंगला था। मेरा एक सिबलिंग था तो उसके 5 थे। मैं मेट्रोपोलिस दिल्ली से था तो वो पानीपत से थी। लेकिन उस समय ये मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं उसके प्यार में पागल हो गया था। मैंने अपनी फैमिली में सबसे पहले माधुरी को मेरी नानी से मिलवाया। वो हर चीज़ को लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखती थी और वो अपने सत्संग में जाकर खुद को मजबूत रखती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पॉजिटिव कैरेक्टर की मदद से कैंसर से भी लड़ाई जीत ली थी। एक बार जब मुझे उनका अप्रूवल मिल गया तो अब अगला बड़ा टास्क मुझे माधुरी को अपनी माँ से मिलवाना था।
एक टिपिकल पंजाबी माँ। और उन्हें अपने होने वाली बहू कैसी होनी चाहिए वो बताने में कोई शर्म नहीं थी। लड़की अच्छी दिखनी चाहिए, इसका मतलब था वो गोरी हो और सुंदर हो। खैर, माधुरी वो सारे स्टैंडर्ड्स मैच करती थी। मुझे याद है कि मेरी माँ ने माधुरी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुझे दो फीडबैक दिए। पहला था कि वो बनिया जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती, उनके हिसाब से बनिए इतने गोरे नहीं होते, इसीलिए उन्हें वो काफ़ी अच्छी लगी। और दूसरा था कि वो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें फ्लैट फुट वेयर पहनने का कॉन्फिडेंस है, और ये एक अच्छी बात थी। जब माधुरी के परिवार को मनाने की बात आई तो वो एक अलग ही गेम था। पहले तो हमारी शुरुआत बहुत ही गंदी हुई। माधुरी के पिता ने उसे ड्राइवर के साथ एक मित्सुबिशी लैंसर कार दी हुई थी ताकि वो दिल्ली में घूम सके, और उसका परिवार पानीपत में रहता था। जब हमने डेट करना शुरू किया था तब हम कई बार उसी कार में घूमा करते थे। ड्राइवर्स दिक्कत तो करते ही हैं, और उसके ड्राइवर ने भी ऐसा ही किया। उसने इस चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लिया, और उसे माधुरी के माता पिता को बताना चाहिए कि उनकी बेटी किसी के साथ है। और फिर माधुरी के परिवार में पता चल गया। ड्राइवर की बात सुनने के बाद उसके पिताजी को लगा कि उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें निराश कर दिया है और उसे दी गई फ्रीडम को वो गलत यूज़ कर रही है। जब उन्हें लड़के के बारे में पता चला तब तो उन्हें और भी गुस्सा आ गया। बात यह थी कि मैं एक पंजाबी था जिसकी अभी जॉब लगने ही वाली थी। वो उनके परिवार के लिए एक रेड फ्लैग था, और ख़ास करके उसके पिताजी और मामा के लिए। मुझे पता चलता उससे पहले ही माधुरी के पिताजी ने उसे वापस पानीपत बुला लिया। मेरी ज़िंदगी में ये सब ड्रामा चल रहा था, और उस वक्त में मैं कैट का एग्ज़ाम देने गया था। उस साल के कैट एग्ज़ाम को लीकी कैट बुलाया जाता था, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते ही हमें इन्फॉर्म किया गया था कि हमें वापस से पूरा एग्ज़ाम देने के लिए बैठना पड़ेगा। और जब दूसरे एग्ज़ाम का सेंटर अनाउंस हुआ तब मुझे पता चला कि जहां पर मैंने जेईई का एग्ज़ाम दिया था, अब कैट का भी वही सेंटर है। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि हमारे बीच कुछ तो कनेक्शन है, और मैं इस मुश्किल का भी सामना कर लूंगा। और फिर क्या, मैंने कैट क्लियर कर दिया। मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, क्योंकि अब मेरे पास बेस्ट एकेडमी कॉम्बिनेशन था, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद। मुझे लगा कि अब शायद माधुरी के परिवार की नज़रों में मेरी इज्जत बदल जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा था कि इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की वजह से शायद माधुरी के पिता का मुझे लेकर पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि बनिया के लिए एक डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसा। माधुरी एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान थी, और उसे चीज़ें आगे तभी लेकर जानी थी जब वो उसके माता पिता के आशीर्वाद के साथ हो। माधुरी और अंकित खन्ना। मेरे अहमदाबाद से एक चीज़ हुई कि माधुरी को अब वापस पानीपत से दिल्ली आने के लिए अलाउ कर दिया गया, और वो वहाँ पर एक पीजी में रह रही थी। अब तक वो डिज़ाइनर सत्य पॉल के साथ काम करना शुरू कर चुकी थी। फिर मैं हमेशा दिल्ली आने पर घर जाने से पहले एक दिन माधुरी के पीजी में रुकता था, और घर वालों को बोलता था कि मैं मेरे आईआईटी के दोस्त अंकित खन्ना के घर पर रुक रहा हूँ। माधुरी को मुझे अपने पीजी में अंदर लाने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता था। माधुरी के पीजी का मालिक उसी सेम बिल्डिंग में रहता था, और इस वजह से मुझे लाइट ऑफ होने का वेट करना पड़ता था। पूरे 2 साल के लिए हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भी इस लेवल का एडवेंचर करना पड़ा था। आईआईएमए की लाइफ, और इस समय के चलते हुए आईआईएम में सेटल होना भी आसान नहीं था। टेक्निकली मैं अपने घर से पहली बार दूर रह रहा था, अगर फ्रांस में बिताए 1 साल काउंट न करूं तो। आईआईएमए में कुछ भी शांति नहीं थी। पहले कुछ ही दिनों में सीनियर्स ने हमारे लिए कुछ प्लान कर लिया था। हमें कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर आप सुबह के 3 बजे तक जाग नहीं रहे हैं तो आप आईआईएम के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे ऊपर उन सब लोगों के बीच में फिट होने का बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर था। वहाँ पर लोग रात को लाइट ऑन करके सोते थे ताकि दूसरे सारे लोगों को लगे कि वो सुबह तक पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे ये सब चीज़ें काफ़ी गलत लगीं, और जब फाइनली मुझे बताया गया कि हमारे साथ वो मजाक कर रहे थे, तभी मेरा आईआईएम को लेकर परसेप्शन ठीक नहीं हुआ। कुल मिलाकर मैंने देखा कि आईआईटी के लोग बहुत शार्प थे, और वहीं पर आईआईएम के लोग बहुत ड्रिवन थे। और मुझे ये समझ आया कि आईआईटी के लोग अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे थे, वहीं पर आईआईएम के लोग एक शानदार डे ज़ीरो जॉब के पीछे पड़े हुए थे। ये साफ था कि आईआईएम एक ज़ीरो सम गेम है, और वो एक प्लेसमेंट स्कूल के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम वहाँ क्रैब्स की तरह जी रहे थे, और सब एक दूसरे को नीचे खींचने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो ऊपर बढ़ सके। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
और ये एक्सप्लेन करता है कि मेरे आईआईएम में कई बैचमेट्स थे, लेकिन मेरी कुछ ही जेन्युइन फ्रेंडशिप्स थी। और तो और मेरे आईआईएम के दोस्तों में से ज़्यादातर वो थे जो मेरी तरह आईआईटी का सफ़र करके यहाँ आए थे। अगर आपको आईआईएम में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और वो है नेटवर्किंग की स्किल। और ये स्किल मुझ में तो बिल्कुल नहीं थी। मैं तो उल्टा सोशली ऑकवर्ड इंसान था, और सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर पाता था जिन्हें मैं अच्छे से जानता था। मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ एक रूम में रख दिया जाए तो मैं चुपचाप बैठा रह जाऊं। एक लेवल पर मेरे अंदर का जेमिनी मुझे एक स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला बना देता है। इस नेटवर्किंग की पूरी कहानी कुल मिलाकर ये थी कि जब मेरे ज़्यादातर बैचमेट्स ने न्यूयॉर्क या टोक्यो के प्रेस्टिजियस गोल्डमैन सैक्स समर इंटर्नशिप के लिए अच्छे नेटवर्क बना लिए थे, तब मैं अच्छे एकेडमिक ग्रेड्स होने के बावजूद भी केपीएमजी में समर प्लेसमेंट के लिए गया था। और फिर सेकेंड ईयर आया और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई। ये ज़्यादातर इसलिए था क्योंकि फाइनल प्लेसमेंट फर्स्ट ईयर के ग्रेड पर डिपेंड करता है, और इसीलिए अब लोगों को एक दूसरे को नीचे खींचने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं ज़्यादा फ्रेंडली और रिलैक्स लोगों को देख रहा था। ये वही लोग थे जो फर्स्ट ईयर में आपको नीचा खींचने के लिए तैयार थे। और तो और ये वही टाइम था जब मैं भी अपने कंफर्ट जोन के बाहर आकर चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगा। मैं आईआईएम में एक्सचेंज कमेटी का हिस्सा बना, और फिर मैंने एक प्ले में भी पार्टिसिपेट किया जिसमें मैंने महारानी की सखी का रोल करने का ट्राई किया। उस समय का एक और इंटरेस्टिंग इवेंट ये था कि बियर बिजनेस टाइकून विजय माल्या हमारे कैंपस में आए थे। बेज कोट और रेड सनग्लासेस पहने हुए वो घूमकर ऑडिटोरियम में आए, और फिर सबने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उन्होंने जब बोला तो उनकी बातों का हम पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई और बताया कि कैसे जब वो 25 की उम्र के थे तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, और फिर वो मीडिया की नज़रों में आना शुरू हो गए। हमसे पूछते हुए उन्होंने कहा कि एक 25 साल का लड़का क्या करना चाहेगा, पार्टियां या सत्संग। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मीडिया ने उनकी प्लेबॉय इमेज बना ली है, क्योंकि वो अक्सर पार्टी किया करते थे। उनका बड़ा पॉइंट ये था कि इंडिया में हम सबका एक बड़े बिजनेसमैन को लेकर नेचुरल व्यू ये है कि उसने कुछ गलत तरीके से इतना पैसा बनाया होगा, और इस वजह से हम सक्सेस स्टोरीज को सेलिब्रेट नहीं करते। हालांकि माल्या की आगे की जिंदगी के इवेंट्स इस थियोरी से मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लेसन बिल्कुल सही था। डे जीरो। जल्द ही फेमस डे जीरो दिन आने वाला था। आईआईएम में उस दिन के लिए एक क्रिएटिव मैथमेटिकल नोमेनक्लेचर था जब बड़े रिक्रूटर्स कैंपस विजिट करते थे। ये वही दिन था जब फर्म्स आती थीं जैसे लेमन ब्रदर्स, बार्कलीज, गोल्डमैन सैक्स, मैकिन्जी और भी कई। लेकिन मेरे लिए डे जीरो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैं एक भी जॉब क्रैक नहीं कर पाया, और इससे दुखी होकर मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और बेड पर जाकर सो गया। मैं सोता रहा जब तक मेरे बैचमेट्स ने मुझे हिलाकर उठाया और बताया कि बार्कलेज मेरे साथ एक और इंटरव्यू राउंड करना चाहता है। आईआईएम अहमदाबाद के कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करके वो आईआईएम कैलिकट के स्टूडेंट सेलेक्ट करने के लिए चले गए। क्वालिटी में डिफरेंस मिलने के बाद वो अब वापस अहमदाबाद से और स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं। लेकिन मेरी किस्मत शायद खराबी थी, क्योंकि मैं दूसरा राउंड भी क्लियर नहीं कर पाया। मैंने पहले दिन कोटक बैंक के साथ एक अच्छा इंटरव्यू किया था, यहाँ तक कि इंटरव्यू लेने वाला खुद आईआईएम अहमदाबाद का ग्रेजुएट था, और मैंने उनसे कहा था कि वो मुझसे कुछ टेक्निकल फाइनेंशियल रिलेटेड सवाल करें बजाय बेसिक सवालों के, जैसे तुम खुद को 5 सालों में कहाँ देखते हो, जिसका जवाब सबको पता है कि मीनिंगलेस ही होता है। आईआईएम में मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि फाइनेंस मुझे चमकता था और मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता था। और कोटक बैंक वाली अपॉर्चुनिटी से मैं एक्साइटेड इसीलिए था क्योंकि मैं श्योर था कि मुझे कोई कंसल्टिंग रोल नहीं करना है, क्योंकि मुझे कंसल्टेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो सिर्फ बातों की खाते हैं, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग करके पैसा कमाते हैं, और ये ऐसा काम था जो मुझे करना नहीं था। और दूसरी तरफ कोटक बैंक में जॉब मुझे हार्डकोर फाइनेंस में काम करने का मौका दे रही थी, और उस समय कोटक गोल्डमैन सैक्स के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि गोल्डमैन सैक्स में तो नहीं जा पाया, तो उसके बाद सबसे बेस्ट जगह यही रहेगी। मुझे पता नहीं था कि जब मैं कोटक ज्वाइन करूंगा उसके बाद ही उनका गोल्डमैन सैक्स के साथ जॉइंट वेंचर खत्म होने वाला था। इन सब चीज़ों के अलावा इस जॉब की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि माधुरी के पिता को अब मुझ में कुछ वैल्यू दिख रही थी, और फिर उन्होंने मेरे माता पिता से मिलने के लिए हाँ कर दी। एक मॉनसून वेडिंग। जब मैं आईआईएम में था तब माधुरी के परिवार के पास काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे थे, और वो भी काफ़ी अच्छे अमीर बनिए परिवारों से।
लेकिन कहीं ना कहीं माधुरी के पिता को विश्वास था कि माधुरी अपने लिए लड़का चुन चुकी है और उसने अच्छा लड़का ही चुना होगा। फिर जब मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई तो फिर चीज़ें और ठीक होने लगी। मेरा कोटक का 8 लाख एनुअल सीटीसी और 3 लाख का बोनस का ऑफर था। और जिस तरीके से हमें वो जॉब के बारे में बताया गया था, मुझे ये लग रहा था कि वहाँ पर 150-200% बोनस बनने की पॉसिबिलिटी थी। इस हिसाब से मैं साल का 20 लाख तक कमा सकता था। और जब मैंने इसी तरीके से माधुरी के पिता को जॉब के बारे में बताने की कोशिश की, तो उनका सीधा सा जवाब आया, जितने की लगी है उतने की बात करो। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बनिया बिजनेसमैन बहुत समझदार होते हैं। जहाँ पर हमें ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जाता है, वहीं पर ये लोग बहुत रियलिस्टिक होते हैं। खैर, 20 लाख हो ना हो, उस जॉब की वजह से मैं ऑफिशियली 14 अप्रैल 2006 को एंगेज हो गया। वहीं पर मेरे ससुर जी जल्द से जल्द शादी की डेट तय करना चाहते थे। मैंने 14 मई को कोटक का मुंबई वाला ऑफिस ज्वाइन किया और फिर 4 जुलाई को अपनी मॉनसून वेडिंग के लिए दिल्ली वापस आया। मेरे कजिन्स ने मुझे बहुत सुनाया था क्योंकि मैं साल के सबसे घटिया समय पर शादी कर रहा था। लेकिन मुझे कोई चांस नहीं लेना था। आखिरकार बहुत पापड़ बेले थे मैंने शादी करने के लिए, और इस जगह तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी थी। माधुरी के मामा शादी में नहीं आए थे। मतलब रिफ्यूजी का टैग एक अच्छी जॉब के बाद भी नहीं हटा। जुलाई 2006, मुंबई। स्लम रिहैबिलिटेशन सोसाइटी में एक 1 BHK अपार्टमेंट था जिसका रेंट 16,000 था। वहां पर माधुरी और मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। मई 2006 में मुंबई आने के बाद मुझे हम दोनों के रहने के लिए शादी से पहले जगह ढूंढनी थी, और ये ऑप्शन मुझे सबसे अच्छा लगा। अपनी 48,000 की सैलरी के हिसाब से लोअर परेल की नीलगंगा कोऑप हाउसिंग सोसाइटी में कुछ तो असली स्लम ड्वेलर्स रहते थे और कुछ नए लोग। वही हमारा शादी के बाद का घर बना। हालांकि मुंबई का 1 BHK दिल्ली के ड्राइंग रूम जितना होता था, लेकिन हम शादीशुदा कपल एक दूसरे के प्यार में थे और हमें हमारी नई जिंदगी जो हम बना रहे थे वो बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सिटी हमें अच्छे से वेलकम कर रही है। कोटक का ऑफिस नरीमन पॉइंट पर था और रोज सुबह क्वींस नेकलेस से होते हुए काम के लिए जाना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा हुआ कि उस समय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बूम पर थी। मैंने कोटक को उनके मर्जर्स और एक्टिवेशन टीम के तौर पर ज्वाइन किया था, और उस समय मुझे उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन पाना एक प्रिविलेज की तरह फील हो रहा था। मुझे M&A के हेड जेंटलमैन सुघोष मोहारेकर को रिपोर्ट करना होता था, जो आगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ओवरऑल हेड फाल्गुनी नायर को रिपोर्ट करते थे। एक नई ज्वाइनिंग होने की वजह से मैं अभी तक अपने टॉप बॉस उदय से नहीं मिला था। मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस था क्योंकि मैंने उनकी कुछ कहानियां सुनी थी। जैसे कि जब हमारे बॉस उनके पास फैंसी स्प्रेडशीट लेकर जाते, तो वो अपना 1980s का पुराना कैलकुलेटर निकालकर सब काम एक ही झटके में कर देते। और इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्किट में इतनी इज्जत बनाई थी कि हर कोई उनकी तारीफ ही करता था। और तो और एक समय पर कंपानी, कोठारी और कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के 3 केस से जाने जाते थे। कोटक सर्किट में उन्हें लाला कहा जाता है। उदय अपनी अंडरस्टेटेड लाइफस्टाइल की वजह से भी ये जाने जाते हैं। जब BMW और मर्क्स कॉमन हो रही थी, तब उनके पास लाइट ब्लू कैमरी कार थी, और उनकी वाइफ उस समय पर सेंट्रो चलाती थी। और कहानी कुछ इस तरीके से थी कि कोटक इन्वेस्टिंग बैंकिंग वाले बंदे पैसा तो बना रहे थे, लेकिन वो गरीब दिखते थे क्योंकि वो उसे खर्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके बॉस भी खर्च नहीं कर रहे थे। एंकर इलेक्ट्रिकल्स। कोटक में मेरे पहले साल में मुझे एंकर इलेक्ट्रिकल्स का ट्रांजैक्शन सौंप दिया गया। एंकर इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी मार्केट में एक जाना पहचाना नाम था, जो उस समय बायर ढूंढ रहा था। वो एक होम ग्रोन बिजनेस था जिसे 2 गुजराती जेंटलमैन यादव और दामजी भाई शाह ने छोटी शुरुआत से ग्रो करके इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल स्विच बिजनेस बनाया था। वो मेरे लिए इंडिया के ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे बनाए जाते हैं उसे समझने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं अतुल भाई, फाउंडर्स में से एक के बड़े बेटे के साथ उस सेल्स के लिए क्लोजली काम कर रहा था। उनकी हम्बल बिगिनिंग की बातें भी मुझे उस मोमेंट के लिए तैयार नहीं कर पाई थी जब हम वर्ली नाका क्रॉस कर रहे थे, और तब अतुल भाई ने एक दुकान की तरफ इशारा किया और बताया कि उस दुकान के बाहर जमीन पर फाउंडर्स उनके शुरुआती दिनों के समय सोया करते थे। यह सचमुच एक गरीब से अमीर बनने की शानदार कहानी थी। मुझे मेरे बॉस विकास ने एंकर इलेक्ट्रिकल्स के ऑफिस में रहने की फ्रीडम दे दी थी और उस डील को अच्छे से देखने के लिए कहा था। और फिर अगले 9 महीने के लिए उनका अंधेरी के MIDC वाला ऑफिस मेरा और मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर नीरज का वर्क प्लेस बन गया।
एंकर के ऑफिस की एक क्यूरियस बात ये थी कि आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में बोले, आपको जवाब गुजराती में ही मिलना था। थैंकफुली मैंने अहमदाबाद में 2 साल बिताए थे। मैं उस लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझना शुरू कर चुका था। और तो और पहली बार मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक बिज़नेस करने के लिए गुजराती बहुत अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें वो अग्रेशन नहीं होता, जो दूसरी लैंग्वेज में नज़र आता है। और तो और सबसे हीटेड डिस्कशंस में भी उनके शब्द या टोन ज़्यादा ख़राब नहीं होते। और उस समय मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया था। मैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ कच्छ और दमन एंड दीव में एंकर के प्लांट देखने जाता था। वैसे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेकर जनरल परसेप्शन ये है कि उसमें महंगे ऑफिस में सूट और टाई पहनकर लैपटॉप स्क्रीन में देखते हुए बस काम करना होता है। लेकिन असलियत में और भी कई चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन को फाउंडर्स की कुछ गलती से बचाना भी शामिल होता है। मैंने ऐसी कई सिचुएशंस एनकाउंटर की थी। एक बार मुझे अतुल भाई को संभालना था, जो मुंबई में तो ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन जब वो दीव में होते थे तो ड्रिंक करते थे। तो मुझे उन्हें संभाल कर उनके रूम में लेकर जाना था, इससे पहले कि वो इन्वेस्टर्स के सामने कुछ गलत बोल दें। एक इंसिडेंट था जो हमेशा मेरी मेमोरी में बना रहेगा। मैं उनके ऑफिस में बैठा था और अगले ही पल सेल्स टैक्स रेड पड़ गई। हमें पता चलता है उससे पहले ही जगह को सील कर दिया गया। क्या तुम्हारे पास कोटक आइडेंटिटी कार्ड है? उनके सीएफओ ने मुझसे सवाल किया। मैंने एक यंग एसोसिएट के रूप में अपना सर हिलाकर जवाब दिया, और फिर उन्होंने मुझे 2 लाख कैश जो उनके पास पड़ा था उसे ऑफिस से बाहर ले जाने के लिए कहा। जब सेल्स टैक्स ऑफिशियल ने गेट पर मुझे रोका तो मैंने अपना कोटक आईडी कार्ड दिखाया और उनसे कहा कि मैं यहाँ पर ऑफिशियल काम से आया था। फिर मुझे वहाँ से जाने दिया, और फिर मैंने वो अमाउंट 2 दिन तक अपने बैग में रखा। जो अपने घर 48,000 की सैलरी ले जाता है, उसके लिए ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैं एकदम कॉन्फिडेंट होने का नाटक कर रहा था। मेरे बॉसेस को मुझे छोड़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई, और वो मुझे कहते रहते थे कि सेल्स टैक्स ऑफिशियल्स अब मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एंकर से किसी ने भी मुझे पैसे लेने के लिए फ़ोन नहीं किया। फिर एक दिन मैंने खुद सीएफओ को कॉल किया और उनसे कहा कि मैं ये पैसे उन्हें वापस कैसे लौटाऊं। फिर फाइनली मुझे उन पैसों को कफ परेड में एक स्टोर के सामने रखने के लिए कहा गया, और मैं आखिर में उस परेशानी से बाहर निकल आया। एंकर का बिजनेस बहुत फ्रैगमेंटेड था, क्योंकि उनकी मल्टीपल स्मॉल यूनिट्स थी। हम जो करने वाले थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन था, जहाँ पर एक स्लम सेल में ज़्यादातर कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को बेच दी जाती है। वहाँ पर बाइंग एंटिटी अपना पूरा पैसा लगा देती है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक, विप्रो और पैनासोनिक जैसे कुछ बायर्स तैयार थे, लेकिन डील फाइनली पैनासोनिक के साथ हुई। हालांकि आज भी मारुति और रैनबैक्सी की डील के बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन उस समय 2007 में एंकर की डील सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर डील थी, जो जापान से इंडिया में हुई थी। जबकि पैनासोनिक ने 80% कंपनी की इक्विटी $400 मिलियन में खरीदी थी। फिर वहां पे 20% बैलेंस से प्रोमोटर्स के लिए अर्न आउट बिल्ड करा दिया गया था। न केवल ये डील एंकर के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन ये कोटक के लिए भी एक बड़ी डील थी, क्योंकि हमारी फीस 25 करोड़ थी। कोटक के अकाउंट में फीस का पैसा आते ही मैंने अपने बॉस को फोन करके कॉन्फिडेंटली कहा, डील डन। अपने करियर के पहले साल में ही इतनी कॉम्प्लेक्स डील हैंडल करके मैंने मेरी कंपनी में टफ डील गाय के रूप में अच्छी रेप्यूटेशन बना ली। उस डील के अलावा वो साल मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे 135% बोनस मिला था, और मैंने उस साल टोटल 19 लाख रुपए कमाए थे। ये साफ था कि मैंने प्रॉमिस कम किया था, और मेरे ससुर जी की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमाकर मैंने ओवर डिलीवर किया। सेलिब्रेट करने के लिए माधुरी और मैंने 3 हफ्ते की यूएस और कनाडा ट्रिप पर जाने का डिसाइड किया। ये हमारा हनीमून था, जो बहुत लेट हो गया था, क्योंकि पहले हमें उसके लिए टाइम ही नहीं मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हमारी जिंदगी की सबसे सस्ती ट्रिप थी। मैंने 40,000 पर पर्सन में रिटर्न टिकट खरीदे थे, क्योंकि उस समय जून 2007 में यूएस डॉलर 39 रुपए में ट्रेड कर रहा था। वहां से वापस आकर माधुरी को एक टेक्सटाइल सोल्यूशन कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज में जॉब मिल गई, और सबसे खास बात यह थी कि उसका ऑफिस पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क में था, जो हमारी बिल्डिंग के राइट साइड पर था। इसीलिए वो चलकर अपने ऑफिस जा सकती थी, और एक मुंबई जैसी मेट्रोपोलिस में ट्रैवल करने में ही दिन का सबसे ज्यादा समय जाता था। उस हिसाब से ये किसी लग्जरी से कम नहीं था। हमारा कंफर्ट और बढ़ गया था, क्योंकि अब एक और कमाने वाला हो गया था। माधुरी ने निफ्ट दिल्ली में पढ़ाई की थी, इसीलिए उसे इससे रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करना अच्छा लगता था। और पर्सनली भी अगर मैं बताऊं तो उस समय हम बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। हम हमारे परिवार को बहुत मिस करते थे।
लेकिन किस्मत अच्छी थी कि माधुरी की बड़ी बहन मुंबई में ही रहती थी। उनका घर मालाबार हिल में था, जहां हम अक्सर जाया करते थे। उनके हस्बैंड स्टॉक में ट्रेडिंग करने के साथ ही अपना खुद का बिजनेस चलाते थे और उस समय वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। कुल मिलाकर हम बहुत ही शानदार साउथ मुंबई की लाइफ जी रहे थे। सूट्स एंड सुपर बाइक्स। उस समय हमारी किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान थी। माधुरी जनवरी 2008 में काम से रिलेटेड एक एग्जीबिशन के लिए हाइडलबर्ग जर्मनी के लिए निकल रही थी और उससे पहले हमने मुंबई के मॉल जाने का डिसाइड किया। ये वही समय था जब मैं खुद के ऊपर खर्च करना चाहता था, क्योंकि मैं अच्छा खासा बोनस कमा चुका था। जिंदगी में पहली बार मैंने खुद के लिए एक एक्सपेंसिव सूट खरीदा और उसके साथ मुझे रेफल्स टिकट्स मिले जो आपको सुपर बाइक जिता सकते थे। मैंने जिंदगी में कोई लॉटरी नहीं जीती थी और इसीलिए मैं उसके बारे में भूल ही गया था। एक दिन मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं 12 लाख की यामाहा MTO1 सुपर बाइक जीत गया हूँ। मुझे याद है मैंने माधुरी को जर्मनी में कॉल लगाया और ये न्यूज़ उसके साथ शेयर की। थोड़ी देर खुश होने के बाद वो प्रैक्टिकली सोचने लगी कि हम बाइक के साथ क्या करेंगे। तो फिर उसने सोचा कि हमें मॉल से पूछना चाहिए कि वो हमें सेकंड प्राइज दे दे, जो एक टेलीविजन सेट था। पनियों वाली बात मत कर। उसकी बात सुनकर मेरा यही रिस्पॉन्स था। फिर मैंने उसे कन्विंस किया कि हमें सुपर बाइक लेनी चाहिए। हमें वो बाइक हैंडओवर करने के लिए मॉडल और एक्टर मार्क रॉबिन्सन को बुलाया गया था। मैं श्योर नहीं था कि अब मैं इस बाइक को राइड कहाँ करूंगा, तो मैंने फिगर आउट किया और मुंबई में कुछ बाइक डीलर्स को ढूंढा। फिर मैंने उस बाइक को एक पारसी बंदे को 8 लाख में बेच दिया। मुझे 4 लाख का गिफ्ट टैक्स देना पड़ा, लेकिन फिर भी मुझे कुल 4 लाख का फायदा हो गया। उस सूट ने मुझे 15x रिटर्न दिया। एक यंग इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में मैं बहुत सी इंडस्ट्री को अच्छे से समझने में लगा हुआ था और फिर मुझे एक नए सेक्टर में काम करने का मौका मिला। कोटक में दूसरे साल में मुझे एक रियल एस्टेट क्लाइंट रुस्तम जी के लिए पैसा राइज करने का काम मिला। मैंने उस क्लाइंट के साथ 1 साल बिताया ताकि मैं उस इंडस्ट्री की चीज़ों को अच्छे से समझ सकूं और फिर मैंने सन अपोलो रियल एस्टेट फंड से उनके लिए $60 मिलियन रेज किए। रुस्तम जी के फाउंडर्स मेरे एफर्ट से इतना खुश थे कि डील के बाद उन्होंने मुझे उनकी 1,000 करोड़ की टाउनशिप के प्रोजेक्ट का CEO बनाने का ऑफर किया। मैं उस समय सिर्फ 26 साल का था। मैंने वो ऑफर नहीं लिया, लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मैंने अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट कमाई और मेरा काम अब नजर आ रहा है। इस समय तक कोटक में मेरी फिक्स सैलरी 8 लाख से बढ़कर 14 लाख कर दी गई और फिर जल्द से उसे कुछ इंडस्ट्री मूवमेंट्स को नजर रखते हुए 16 लाख कर दिया गया। मॉर्गन स्टैनली JM फाइनेंशियल से सेपरेट होने के बाद उस समय मार्केट में एंट्री मार रही थी। उस समय में ही मेरिल एंड लिंच भी DSP से अलग होकर इंडिपेंडेंट बन चुका था और कोटक इन सब कंपनीज के लिए पोचिंग ग्राउंड था। हालांकि मेरे काफ़ी कलीग्स ने उधर शिफ्ट कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लगा। मुझे सिर्फ अच्छा पैसा ही नहीं मिल रहा था, बल्कि कोटक एक अच्छा एम्प्लॉयर था जहां पर कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं थी। और तो और दूसरे साल की एंडिंग में 16 लाख की सैलरी के बेस के साथ मैंने 32 लाख का बोनस कमाया। मुझे याद है कि मैंने अपने माता पिता को फ़ोन करके ये खबर दी और वो इस खबर को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें उस समय ये याद आ रहा था कि आज से सिर्फ 4 साल पहले ही एक 32 लाख का बिल्डर फ्लोर खरीदना हमारे लिए फाइनेंशियली कितना ज़्यादा मुश्किल था, और अब सिर्फ 1 साल में ही मैं उतना कैश बोनस के रूप में कमा चुका था। जुलाई 2007 में मेरी बहन जो एक्चुरियल साइंस का कोर्स परस्यू कर रही थी, उसे भी मुंबई म्यूनिक आरई में जॉब मिल गई और फिर वो हमारे पास रहने आ गई। हालांकि उस 1 BHK में 3 जनों का रहना मुश्किल था, लेकिन हमें पसंद था कि कोई परिवार का इंसान हमारे साथ रहे। और उसके आने के बाद हमें समझ आ गया कि हम हमारे घर वालों को कितना ज़्यादा मिस कर रहे थे। हालांकि वो मुंबई में थोड़े से ही समय के लिए रही थी, लेकिन उस समय का एक इंसिडेंट आज भी मेरे दिमाग में अच्छे से याद है। वो एक एस्पायरिंग लॉयर शौनक शर्मा को उस समय डेट कर रही थी और उसने शौनक को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए घर पर बुलाया था। मैंने खुद लव मैरिज की थी, तो मेरी बहन को यही उम्मीद थी कि मैं उसे समझूंगा। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद है जो मैंने शौनक से कही थी, हाय और बाय। थैंकफुली उस ऑकवर्ड मीटिंग की वजह से कुछ भी खराब नहीं हुआ और अब शौनक मेरा ब्रदर इन लॉ है। मेरी बहन को मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ से ऑफर मिला और उसके बाद वापस दिल्ली जाने के बाद हम घर को और भी ज़्यादा मिस करने लगे। तब माधुरी और मैंने डिसाइड किया कि अब हमारी खुद की फैमिली शुरू करने का वक्त आ गया है। जल्द ही माधुरी एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसे उन शुरुआती 3 महीनों में काफ़ी तकलीफ हुई और जब वो अपने माता पिता से मिलने पानीपत गई तब उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ गया था। और जब मैं उसके पास रहने के लिए गया तो
मुझे समझ आ गया है कि मुंबई में रहना पॉसिबल नहीं है और हमें हमारे परिवार के सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। माधुरी की बात सुनकर मैंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। थैंकफुली कोटक ने मेरी बात समझी और 2008 के मिड में हम वापस दिल्ली शिफ्ट हो गए। अगर आपको ऑडियो बुक पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करके दूसरों को ऑडियो बुक सुनने दें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।